मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे साम्यानुभाविक द्रव्यमान सूत्र के बारे में और हमने सारे के सारे जो वैल्यूज़ थे वो सारे याद कर लिए थे, यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपना हो गया था। एक डायग्राम बच रहा था इसमें, तो ये डायग्राम आपका ये रहा B/A, ठीक है। B/A, B क्या है? बाइंडिंग एनर्जी यानी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन यानी प्रति द्रव्यमान संख्या, ठीक है। जितनी भी द्रव्यमान संख्या क्या है? जो नाभिक में जितने भी न्यूक्लियॉन्स रहते हैं उन सबकी संख्या। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अगर हम ज्ञात करते हैं तो इस प्रकार से एक ग्राफ अपने को प्राप्त होता है। उसमें अपन ने देखा था कि आयनन ऊर्जा है केवल वही एक ऐसी वैल्यू थी जो पॉजिटिव अपने को मिल रही थी, बाकी जो भी वैल्यू थी सारी की सारी क्या थी? आपकी लगभग नेगेटिव थी। तो इसमें आयनन ऊर्जा का मान रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, शेष जो ऊर्जाएँ उनका योगदान बहुत कम रहता है। इसमें कूलाम ऊर्जा है, पृष्ठीय ऊर्जा है, असममित ऊर्जा है। तो इनका अगर एडिशन करें तो लगभग कुल बंधन ऊर्जा है वो अपने को इस प्रकार से प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो ये किसके अंदर ये डायग्राम बनाना है? B/A वर्सेज A का साम्यानुभाविक द्रव्यमान सूत्र के अंदर ऊर्जाओं को ये डायग्राम व्यक्त करता है। क्लियर? तो आपका 4.5 नंबर का जो डेरिवेशन था वो कंप्लीट हो गया है साम्यानुभाविक द्रव्यमान सूत्र का। उसमें एक डायग्राम ये उसमें और ऐड करना है, ठीक। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं सेग्रे चार्ट। सेग्रे चार्ट भी कहते हैं इसको, और भी कई इसके नाम हैं। N/Z रेशियो, इस प्रकार से भी इसका नाम है। तो N/Z, तो N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। तो ये इन दोनों का रेशियो रहता है। ये नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या करता है। स्थायित्व से क्या समझते हैं हम? नाभिक का स्थायित्व क्या होता है? बंधन ऊर्जा अपने ध्यान में है कि किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को मुक्त करने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है वो क्या कहलाती है? नाभिक की बंधन ऊर्जा, ठीक है ना। कब स्थायी होता है? नाभिक की बंधन ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा नाभिक क्या होगा? स्थायी होगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में तो क्या है? एक ही प्रोटॉन है, तो उसको तो जल्दी रिलीव कर सकते हैं। लेकिन अगर यूरेनियम कहा जाए या और कोई भारी नाभिक कहे जाए तो उनकी स्थिति अलग रहती है। वो क्या चाहते हैं? अब उसमें बहुत सारी डिपेंड करता है। जैसे ये ऊर्जाएं ही हमने पढ़ी है, तो इसमें अपन ने पढ़ रखा है, सारा पढ़ा ही था अपन ने कि नाभिक में मान लो भारी अगर नाभिक है तो उसके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी, न्यूट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ेगी। और प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ गई तो ये क्या करेंगे? आपस में अन्योन्य क्रियाएं करेंगे। जैसे अपन ने एक मेसोन विनिमय की अन्योन्य क्रिया अपन ने देखी थी लास्ट क्लास में। तो ये अन्योन्य क्रियाएं करेंगे और इन अन्योन्य क्रियाओं के कारण क्या होगा? नाभिक का जो उसके ऊपर नाभिकीय बल है वो क्या होगा? कम होगा, यानी नाभिक से बाहर जाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि किसी के पास जो बकरी चराता है, मान लीजिए 5 बकरियां हैं, ठीक है। उसको कम एरिया रहता है, आराम से कवर कर सकता है, उनको अच्छे से रख सकता है। उसी को कह दे कि 50 बकरियां रख दी जाए, तो 50 रखते ही फिर क्या होगी? भागने लग जाएगी बाहर। और अगर कह दी जाए 500 है तो फिर तो क्या हो जाएगा? उसके कंट्रोल में ही नहीं रहेगा, एक को पकड़ कर लाएगा, जितने में दूसरा चला जाएगा। ऐसे ही नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन्स है, उनकी संख्या को, ये मैंने एक जस्ट एग्जांपल लिया है आपके, कि ये नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो उनमें परस्पर प्रतिकर्षण भी बढ़ेगा, उनकी अन्योन्य क्रियाएं भी बढ़ेगी, और उन पर आकर्षण, नाभिकीय जो आकर्षण बल है उसका मान क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। और इस कम मान के कारण वो क्या रहेगा? आपका नाभिक रहेगा वो स्थायी कम होता है, ठीक है। तो उसको हम समझते हैं सेग्रे चार्ट से। सेग्रे साइंटिस्ट का नाम है, उनके नामकरण पर ये हो गया। तो उन्होंने N और Z के रेशियो से, अनुपात से इसको समझाने की कोशिश की। उन्होंने डायग्राम बनाया किसके मध्य? N और Z के मध्य। और इनके मध्य जो डायग्राम बनाया तो उसको क्या कहा उन्होंने? सेग्रे चार्ट। और इसके द्वारा ही उन्होंने समझाया अल्फा क्षय, बीटा क्षय और बीटा प्लस और बीटा माइनस, ये 3 क्षय के द्वारा इस डायग्राम को उन्होंने समझाया था। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर कम जो है आपके, जैसे 10 तक आप देख रहे हैं कि 10
संख्या तक जो परमाणु क्रमांक 10 तक है, तब क्या होता है इसके अंदर n और z दोनों का मान क्या रहेगा, कम रहेगा और लगभग समान मान रहता है, इसलिए ये नाभिक क्या रहते हैं, स्थायी रहते हैं। ये जो मध्य की जो ये रेखा है ये किसको व्यक्त करती है, इसके स्थायित्व रेखा भी कहलाती है। ठीक है ना, स्थायित्व रेखा भी कहलाती है। तो यहाँ पर अपन आसानी से देख सकते हैं कि सारे के सारे ये क्या है, एक दूसरे लगभग बराबर मान दोनों में है, यानी कम होंगे। और मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन्स कम रहते हैं, यानी n और z कम रहते हैं, तो नाभिक क्या रहेगा, स्थायी रहेगा, नाभिक के बल अधिक मात्रा में उस पर लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके स्थायित्व के बारे में अपन ने व्यक्त किया है। इस ग्राफ में जो सभी नाभिकों का स्थायित्व है ये गुच्छित यहाँ हो रहे हैं, तो ये किसको व्यक्त कर रहा है, इसके स्थायित्व को व्यक्त करता है। किसके द्वारा इसमें व्यक्त किया जाता है, तो स्थायित्व रेखा, अगर ये बिंदु 0 या O है और इसको मैं B कहूँ, तो OB रेखा के द्वारा किसको व्यक्त किया जाता है, स्थायित्व को व्यक्त किया जाता है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए नाभिक होते हैं वो क्या होते हैं, विखंडित भी होते हैं। और नाभिकों का विखंडन 3 प्रकार का होता है, यानी नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कुछ न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को बाहर कर देते हैं, और वो क्या किस लिए करते हैं, ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। या हम दूसरे शब्दों में केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो जो अक्रिय गैस का विन्यास है उसको प्राप्त करने के लिए भी नाभिक क्या करते हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को बाहर करते हैं। फिजिक्स की भाषा में अपन कहें तो अल्फा क्षय बीटा क्षय करते हैं, और इससे क्या होगा, उनके स्थायित्व में वृद्धि होती है। जैसे अल्फा क्षय की बात करूं तो अल्फा क्षय, मान लीजिए अल्फा क्षय की बात की जाए तो मेरे पास एक XZN एक नाभिक है जो किसके अंदर, जिसमें प्रोटॉन्स की संख्या क्या है, Z है, और न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है, N है। अगर अल्फा कण की बात की जाए तो अल्फा कण किसको डिनोट करता है, अल्फा कण होता है 2He4, इसको व्यक्त करता है, यानी 2 प्रोटॉन संख्या है, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 ही ए। तो ऊपर किसको डिनोट करता है, यही तो होता है ना, ये मान ही होता है ZX, ए से डिनोट करते हैं अपन। तो ए क्या है, 4, 4 - 2 2, यानी न्यूट्रॉन्स भी कितने हो गए, 2। तो 2 अगर इसमें नया अपने को नाभिक प्राप्त होता है, और Z-2 और N-2, यानी न्यूट्रॉन्स की संख्या में भी 2 की कमी और प्रोटॉन्स की संख्या में भी 2 की कमी, तो वो क्या कहलाता है अपने पास में, अल्फा क्षय। और इसके द्वारा नाभिक क्या होगा, स्थायित्व को प्राप्त करता है। ठीक है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में दोनों की कमी हो जाएगी। अब दूसरा है बीटा प्लस 6, तो बीटा प्लस 6 में क्या होता है, प्रोटॉन में 1 की कमी होती है। अच्छा, प्रोटॉन में 1 की कमी होती है तो मैं कहूँ Y, प्रोटॉन में 1 की कमी तो न्यूट्रॉन में 1 की वृद्धि। ठीक है, प्लस बीटा प्लस कण, इस प्रकार से मान है वो अपने को प्राप्त होता है। एक में कमी होती है और दूसरे में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। बीटा -6 प्लस माइनस ठीक इसका अपोजिट, तो इसमें क्या हो जाएगा, XZN है तो इसमें Y, और Y किस प्रकार का हो जाएगा, Z+1 और N-1 प्लस बीटा माइनस, यानी ये बहुत कम द्रव्यमान के कण हैं, अन्योन्य नाभिकीय अन्योन्य क्रियाओं के लिए काम में आते हैं। तो इसमें द्रव्यमान पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो N+Z और N+Z मान क्या हो गया, आपको समान मिल गया, लेकिन नाभिक होगा वो क्या हो गया, बदल गया, क्योंकि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या में परिवर्तन होता है। अब इसी को कहा जाए तो कार्बन की, जैसे यहाँ पर अपन अभी और पढ़ेंगे समस्थानिक और इनके बारे में भी, तो ये तीनों के बारे में मैंने बताया है कि किस प्रकार से अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय है वो होता है। अगर डायग्राम बनाकर इनको व्यक्त किया जाए तो किस प्रकार से हम करेंगे, किस प्रकार से स्थायित्व है वो अपने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं N और ये Z, ठीक है, इस प्रकार से मैं बीच में दोनों के मध्य रेखा खींचता हूँ। अब इसमें N और Z दोनों मैंने मान तो बता दिए। अल्फा क्षय अगर होगा तो अल्फा क्षय मतलब यहाँ पर कोई कण है, इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या में कितने की कमी, 2 की कमी, प्रोटॉन की संख्या में भी कितनी कमी, जैसे प्रोटॉन यही तो है तो इधर वृद्धि है,
तो इसमें भी कितनी कमी हो गई, 2 की कमी हो गई। ठीक है, तो ये अपने को क्या मिल गया, इसका परिणामी। तो ये किसको व्यक्त करता है, अल्फा क्षय को, यानी सीधी रेखा अगर होती है तो वो किसको व्यक्त करती है, अल्फा क्षय को व्यक्त करती है। बीटा प्लस क्षय क्या है, Z-1, यानी प्रोटॉन में क्या है आपकी 1 की कमी और न्यूट्रॉन में क्या है 1 की वृद्धि। तो प्रोटॉन में 1 की कमी और न्यूट्रॉन में 1 की वृद्धि। देखो न्यूट्रॉन में 1 की कमी किस में है, ये बीटा माइनस में है। न्यूट्रॉन में 1 की कमी और प्रोटॉन में 1 की वृद्धि। अगर ये स्थिति होती है तो ये किसको व्यक्त करती है, आपके बीटा प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में 1 की कमी है ना, तो बीटा माइनस को ये व्यक्त करेगी। और एक और कौन बच गया आपका, तो एक और बच गया इसमें बीटा प्लस 6। तो बीटा प्लस 6 किसको व्यक्त करता है, Z-1, यानी प्रोटॉन में 1 की कमी और न्यूट्रॉन में 1 की वृद्धि। तो वृद्धि तो इस प्रकार से व्यक्त करेगी। तो ये आपको किसको व्यक्त करेगा, आपके बीटा प्लस 6 को। ठीक है ना, ये स्थायित्व रेखा है, इसके पास यानी इधर बीटा माइनस 6 होगा, इधर बीटा प्लस 6 होगा और ऊपर क्या होगा, अल्फा क्षय होगा। यानी भारी नाभिक जितने होते हैं तो उनमें क्या होता है, अल्फा क्षय। क्योंकि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं तो नाभिकीय जो परमाणु आपके द्रव्यमान संख्या वो भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। परमाणु क्रमांक बढ़ते जाने के साथ नाभिक भारी होता जाएगा। तो ये हमने किससे, अल्फा क्षय, बीटा प्लस और बीटा माइनस 6 के द्वारा नाभिक के स्थायित्व को पढ़ा है। ठीक है, सभी नाभिकों को कितने 3 प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है समस्थानिक, क्या होता है, ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है Z, यानी Z समान हो। तो Z समान किस पर है, इस सीधी रेखा के ऊपर। देखो ये जो रेखा है, मान लीजिए 70 है तो 70 पर क्या है, ये प्रोटॉन क्या है, इसमें समान है। ठीक है ना, तो ये किसको व्यक्त करेंगे, ये जो है वो कहेंगे अपने व्यक्त करते हैं, समस्थानिकों को व्यक्त करते हैं। अब देखो यहाँ पर अपन इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई समस्थानिक होगा तो वो किसको व्यक्त करेगा, स्थायित्व को व्यक्त करता है। ठीक है, स्थायित्व रेखा के ऊपर। तो समस्थानिक ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है तो ये क्या कहलाते हैं, आपके प्रोटॉनों की संख्या समान है तो समस्थानिक। और ये चार्ट में किससे होते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित होते हैं। जो ये वाली रेखा है Z वाली, ये वाली, इस रेखा के ऊपर स्थित होते हैं। दूसरे जो नाभिक हैं वो क्या है, वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहती है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान, और वो क्या कहलाते हैं, आपके सम न्यूट्रॉनिक। तो ये तो किसको व्यक्त कर दिया मैंने, समस्थानिक को। ठीक है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या समान। तो न्यूट्रॉन की संख्या समान कब होगी, ये ऊपर बढ़ रहा है। अब ये 80 है तो इस रेखा के ऊपर क्या है, ये वाला क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। तो ऐसे यहाँ पर अपन देखें तो ये रेखा मेरी बनाई हुई है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये किसको व्यक्त, ये जो सीधी रेखा है ये किसको व्यक्त कर रही है, आपके सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है ना, सम न्यूट्रॉनिक, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है इसमें समान है, तो ये क्या कहलाती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाती है। और तीसरा जो नाभिक होता है वो क्या होता है, वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है तो वो क्या कहलाती है, समभारिक। और ये समान N व Z अक्ष को समान खंडों में जो काटने वाली रेखा C पर स्थित है, यानी C जो यहाँ पर समान खंडों को काट रही है वो क्या कहलाती है इसमें, यानी जिसमें कैपिटल A का मान समान हो, चाहे N और Z इनमें क्या हो, परिवर्तन हो सकता है। या तो N में कमी हो जाए, Z में वृद्धि हो जाए। जैसे बीटा 6 जो हो रहा था उसमें अपन क्या दे रख रहे थे, बीटा माइनस या बीटा प्लस 6 होता है तो वो किसको व्यक्त कर रहा है, समभारिक है। ये भी समान है, भार दोनों का क्या है, समान है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, समभारिक। तो कितने प्रकार के नाभिक हो गए, 3 प्रकार के नाभिक हो गए, समस्थानिक हो गए, सम न्यूट्रॉनिक हो गए और समभारिक हो गए, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के हिसाब से। और 3 प्रकार के क्षय हो गए, अल्फा क्षय, बीटा प्लस और बीटा माइनस क्षय। ठीक है ना, एग्जाम में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सेगरे चार्ट को समझाइए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, 4.5 का भी आ सकता है और 1.5 नंबर का भी आ सकता है। तो उस प्रकार से इसको वर्णन करना। 4.5 का आता है तब तो इसमें अल्फा बीटा ये सारे 6 हैं वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं।
ठीक है ना। आप कहेंगे कि ये डिफरेंस कैसे आ गया, एक इक्वेशन 4.5 का या 1.5 का, हाँ बिल्कुल आ सकता है। जैसे थेवेनिन प्रमेय है, उसकी डेफिनेशन आपने लास्ट ईयर देखा था, थेवेनिन प्रमेय की डेफिनेशन आ गई तो 1.5 नंबर में, और अगर उसका व्युत्पत्ति आ गई तो वो कितने का हो गया, 4.5 का हो गया। ऐसे ही अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर अगर सेगरे चार्ट 1.5 नंबर का आता है तो डायग्राम बनाकर इसको बता दिया और इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया, हो गया 1.5 नंबर। 4.5 हो गया तो फिर आपको इसमें अल्फा बीटा क्षय भी काम में लेना पड़ेगा, सम न्यूट्रॉनिक सम बारीक ये सारे काम में लेने पड़ेंगे। अलग से क्वेश्चन जो आता है अल्फा क्षय बीटा क्षय और बीटा प्लस और बीटा माइनस क्षय को समझाइए, तो ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही इसके लिए तो फिर ये 6 समझा दिए डायग्राम, और इसकी थोड़ी थ्योरी 1.5 नंबर का हो गया, तो 1.5 + 1 3, और ऐसे ही क्या हो गए, सम न्यूट्रॉनिक समस्थानिक और सम भारिक, ये अलग हो गया 1.5 नंबर का। ठीक है, तो ये बेसिक से कुछ थे, मैंने आपको बताए हैं। ऐसे ही एक और होता है प्रतीप या दर्पण नाभिक, जिनमें एक नाभिक का प्रोटॉन दूसरे नाभिक के न्यूट्रॉन तथा एक नाभिक का न्यूट्रॉन और दूसरे नाभिक के प्रोटॉन के समान हो, ठीक है ना, वाइस वर्सा हो। यानी पहले नाभिक है प्रतीप नाभिक, प्रतीप नाभिक क्या होता है, प्रतीप नाभिक क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये ए है, यानी एक ए नाभिक है और एक क्या है, बी नाभिक है, तो ए का तो न्यूट्रॉन और बी का क्या हो गया, प्रोटॉन। ऐसे ही एन का प्रोटॉन और बी का क्या हो गया, न्यूट्रॉन, ये दोनों अगर समान रहते हैं तो ये कंडीशन फिर क्या कहलाती है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रतीप नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, प्रतीप या दर्पण नाभिक भी इसको हम कहते हैं। अब सेगरे चार्ट के कुछ निष्कर्ष हैं, तो वो क्या है, जैसे स्थायी और हल्के नाभिकों के लिए यहाँ पर अपन ने पहले ही कह दिया, ये क्या है, समान प्राप्त, N/Z का अनुपात समान होता है, तो ये किसको व्यक्त करता है, स्थायी व भारी नाभिकों को। ठीक है, स्थायी नाभिकों को बताता है। तो स्थायी व भारी नाभिकों के लिए जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो प्रोटॉनों से अधिक होती है, स्थायी और भारी नाभिकों के लिए। N/Z का मान है वो कभी भी, N/Z का जो रेशियो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1.6, इससे अधिक नहीं हो सकता। ठीक है ना, हम कह रहे हैं कि भाई इसका मान, न्यूट्रॉनों की संख्या स्थायी नाभिक के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। लॉजिकली भी बता सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन्स है उनमें कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए वो अन्योन्य क्रियाएं कुछ कम होगी अपेक्षाकृत प्रोटॉनों के। तो लेकिन इसका अधिकतम मान होगा वो क्या होगा, 1.6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमने किसके बारे में ये बताया, मैंने N/Z का मान। और जब N/Z ठीक है, और कारण क्या है इसका, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो मैंने लॉजिकली आपको बता दिया है कि अन्योन्य क्रियाएं होंगी, क्या होगी, कम होगी, न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे तो, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा होने से क्या होगा, कूलाम का आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, वो प्रतिकर्षण बल ही कार्य करेगा, आकर्षण तो यहाँ रहता नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, सभी स्थायी नाभिकों के अध्ययन से पाया गया कि नाभिक का स्थायित्व प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या की समता या विषमता पर निर्भर करता है। कि किस प्रकार से निर्भर करता है ये अपन देखते हैं इसमें, समता या विषमता पर निर्भर कैसे करता है। जैसे देखा गया कि इसमें N और Z की जो वैल्यू है वो सम और विषम होने पर स्थायित्व पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, तो ये अपन देखते हैं इसमें, एक टेबल बनाकर देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक तरफ लिख देता हूँ इसके प्रोटॉनों की संख्या, ये प्रोटॉनों की संख्या, ये न्यूट्रॉनों की संख्या, ये इसकी द्रव्यमान संख्या, और स्थायी नाभिकों की संख्या है, आवर्त सारणी में कितने स्थायी नाभिक इस प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, प्रोटॉन भी सम, न्यूट्रॉन भी सम, तो नाभिक क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सम। दूसरी स्थिति, ये सम और ये विषम, तो ये क्या हो गया भाई, विषम। तीसरी स्थिति, ये विषम और ये सम, तो ये मान क्या आ गया यहाँ पर, ये भी आ गया विषम। चौथी स्थिति, ये विषम और ये विषम, तो यहाँ पर दोनों की विषम होने पर भी यहाँ पर क्या आ गया, सम आ गया। ठीक है ना, 4 स्थिति हो गई।
ये जो चौथी स्थिति है ये सबसे कम नाभिकों के लिए होती है। केवल 4 नाभिक प्रकृति में ऐसे होते हैं जो इसको फॉलो करते हैं, और वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, बोरोन और नाइट्रोजन। यानी जिनकी द्रव्यमान संख्या कम होती है वही केवल इसको फॉलो करते हैं, बाकी कोई भी ऐसे आपके स्थायी नाभिक नहीं है। ठीक है ना। दूसरे इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा जो इसमें रहते हैं 165 स्थायी नाभिक मिलते हैं, क्योंकि दोनों सम है तो उस स्थिति में द्रव्यमान संख्या सम रहेगी और ये क्या होगा? प्रभावी होता है। हीलियम, ऑक्सीजन, ये इसके अंदर इस प्रकार के मान आते हैं। दूसरा जो स्थिति है सम विषम वाली स्थिति है, इसके अंदर 55 नाभिक आते हैं और इसके अंदर क्या आते हैं? 53 नाभिक, वो इसको फॉलो करते हैं। अब इसके अंदर इनके जो समस्थानिक है वो भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है ना। समस्थानिक यानी जैसे मैं कहूँ कि कार्बन 6C12 एक होता है, एक 6C14 भी होता है, एक 6C13 भी होता है। तो 6C12 और 14 ये अगर अलग अलग हो गए तो इसमें द्रव्यमान संख्या अलग हो गई, तो ये नाभिक क्या हो गया आपका? अलग हो गया, क्योंकि ए बदल गई। हाँ दोनों सम है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन प्रेक्षित होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। ये अपन बता सकते हैं इनके स्थायित्व के लिए कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। तो सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा हो गया? नाभिक जिनमें दोनों क्या हो? सम स्थिति के अंदर रहते हो। और सबसे कम स्थायी जिनमें दोनों क्या हो? विषम हो। ये केवल इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटे नाभिक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम है, इसलिए। ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? सेगरे चार्ट के बारे में। ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई होप। अब इसमें स्थायित्व का प्रतिबंध है। स्थायित्व का प्रतिबंध क्या है? एक मैं सरलता से समझा दूँ आपको। डेल एम बाई डेल जेड जब 0 होता है तो वो क्या कहलाता है? स्थायित्व, स्थायी नाभिक कहलाता है। डेल एम बाई जेड डेल जेड। अब ये जेड तो क्या है, एम क्या है? तो जेड तो क्या है? आपका परमाणु क्रमांक है। ठीक है ना। परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक ध्यान में अपने को जेड से डिनोट किया है। ये साम्यानुभाविक द्रव्यमान सूत्र है। अब देखो साम्यानुभाविक द्रव्यमान सूत्र में कैपिटल एम हमने ज्ञात किया था। ठीक है ना। तो कैपिटल एम ये बंधन ऊर्जा और ये कैपिटल एम जो ज्ञात किया था, तो कैपिटल एम उस जो साम्यानुभाविक द्रव्यमान सूत्र है उसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर अपने को क्या मिलता है? इसका स्थायित्व का प्रतिबंध वो प्राप्त होता है। ठीक है ना। ये सरलता से मैंने आपको इसमें बता दिया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक जो टॉपिक अपना रह रहा है प्रचक्रण अन्योन्य क्रिया। ठीक है। जैसे कोणीय संवेग हमने पढ़ा था उसी, और ऐसे ही क्या होता है? प्रचक्रण अन्योन्य क्रिया। नाभिक की प्रचक्रण अन्योन्य क्रिया। तो जैसे कोणीय संवेग के अंदर हमने लिखा था J बराबर √J इंटू J+1। इस प्रकार से एक मान है वो यहाँ पर mJ का, और वो हमने ज्ञात मान किया था। ठीक है ना। कोणीय संवेग के लिए ठीक ऐसा ही मान किसके लिए आता है अपने पास में? प्रचक्रण के लिए भी मान है वो प्राप्त होता है। तो प्रचक्रण होता क्या है? कोई भी न्यूक्लियन, क्योंकि नाभिक की बात कर रहे हैं, तो कोई भी न्यूक्लियन अपने एक्स के सापेक्ष पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ में घूर्णन करता है। जैसे पृथ्वी अपनी जगह पर एक्सिस के सापेक्ष घूर्णन करती है, तो वैसे न्यूक्लियंस भी क्या करेंगे? घूर्णन करेंगे, और वो क्या कहलाता है? प्रचक्रण कहलाता है। ठीक है। प्रत्येक न्यूक्लियन में नेज प्रचक्रण कोणीय संवेग होता है, और इसका मान क्या होता है? √S इंटू S+1 इंटू एच कट, या √L इंटू L+1 एच कट। अब यहाँ S इंटू S+1, S क्या है? S आपका प्रचक्रण कोणीय संवेग, और L क्या है? कक्षीय कोणीय संवेग होता है। तो S क्या होगा? S किसको व्यक्त करता है? प्रचक्रण क्वांटम संख्या को। और L किसको व्यक्त करता है? कक्षीय क्वांटम संख्या को। जो स्वतंत्र न्यूक्लियन मॉडल में प्रबल प्रचक्रण कक्षा है
वो किसको मान सकते हैं, अन्योन्य क्रिया को मान सकते हैं। तो प्रत्येक न्यूक्लियॉन का कुल कोणीय संवेग J बराबर क्या होता है, L ± 1/2। इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं कोणीय संवेग के लिए। और इसके कारण से अब देखो L + 1/2 और L - 1/2, तो इसके तल कितने हो गए, ये कितने भागों में विभक्त हो गया, 2 भागों में विभक्त हो गया। जो कम ऊर्जा का है या कम संवेग का है, कम संवेग होगा तो ऊर्जा भी कम होगी, उसका मान क्या रह गया, L - 1/2। और जो हाई लेवल है उसका मान क्या रह गया, L + 1/2। इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ऊर्जा तल है वो 2 कोषों में विभक्त हो जाता है, ठीक है, और जिनके मान मैंने बता दिए पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। जो दोनों कोषों के मध्य ऊर्जा अंतराल है किस पर निर्भर कर रहा है, स्मॉल l के ऊपर निर्भर कर रहा है, ठीक है। और दोनों कोषों L इज ग्रेटर देन 4 के लिए जो L में वृद्धि करते हैं तो ऊर्जा अंतराल में भी शीघ्रता से वृद्धि होती है। इस कारण एक कोष के उपकोष है वो दूसरे उपकोष में चले जा सकते हैं। तो प्रत्येक उपकोष में अधिकतम कितने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन रह सकते हैं, तो हम कहते हैं 2J + 1 है, ये मान है वो रह सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सरल तरीके से आपको बताया है कोणीय संवेग के लिए प्रचक्रण अन्योन्य क्रिया क्या होती है। प्रचक्रण यानी न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो S किसको व्यक्त करता है, प्रचक्रण को। L है कक्षीय क्वांटम संख्या को, J क्या है, इसका कोणीय संवेग। तो प्रचक्रण के कारण ऊर्जा तलों का 2 भागों में या एक कोष का 2 उपकोषों में विभक्त होना है, ये क्या कहलाता है, प्रचक्रण अन्योन्य क्रिया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।